हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं सी वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 फिजिक्स पेपर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर बताने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि के बारे में यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक पूरे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, चलिए आपको हम समझाते हैं पहले यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका चित्र कैसे बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है भाई? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर बना है आप देख सकते हो, ये ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। कम करता है अथवा अधिक करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित के विभव को परिवर्तित करता है, यानी बदलने का कार्य करता है। कौन भाई? ट्रांसफार्मर। तो जैसे इसमें आपको लिखना पड़ जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे? आप ये लिखोगे कि जो ट्रांसफार्मर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को परिवर्तित करने के काम आते हैं। ठीक, जो आपके गांव में खंभों में लाइट आती है ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसी धारा को ट्रांसफार्मर जो है इसी धारा के विभव को कम करने या ज़्यादा करने के काम आते हैं। ये दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में परिवर्तन करने नहीं आते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये जो होते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले जान लें कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर इसके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। जबकि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, इसके द्वारा जो है ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। ठीक है, अगर इतना आप नहीं भी याद करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो याद ही कर सकते हो ना कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, अगर ये याद कर लेते हो कि उच्चाई ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में बदलता है। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है ये ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। अब यहाँ पर आप लोगों को हम ले चलते हैं ट्रांसफार्मर की रचना पर, क्योंकि प्रश्न में ये बोला गया था कि ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो रचना में देखिए आपको क्या लिखना है, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। रचना में आपको लिखना है यहाँ पर कि इसमें देखिए, अभी आपको हम चित्र भी दिखाएंगे और पूरी बात समझाएंगे। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार गोलाकार पटलित क्रोड होता है। ठीक है, और ये पत्तियां एक दूसरे पर पृथक करत रखी जाती हैं जिससे क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। और इस क्रोड पर तांबे के तार के अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथक करत रखी जाती हैं। इन कुंडलियों में से एक तांबे के तार के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो चलिए इस बात को यहाँ पर हम बताते हैं आपको इस चित्र के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आ गए हम अपने चित्र पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरी बात समझा पाएँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रचना में ये बताया गया कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रख कर बनाया गया है। ये देख सकते हो, ये पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं कि नहीं रखी हुई हैं। तो नर्म रखकर बनाया गया आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड होता है। ये पत्तियाँ एक दूसरे की से पृथक करत रखी जाती है। पत्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग, मतलब पृथक करत मतलब अलग अलग रखी जाती हैं जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएँ कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। अब इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हो, देखो तांबे के तार की अलग अलग कुंडलियां यहाँ पर लपेटी गई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, लपेटी जाती हैं और इन कुंडलियों में से एक तांबे के जो मोटे तार होते हैं वो कम फेरे होते हैं और दूसरी में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। आप देखिए, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राथमिक कुंडली में जो मोटे तार के फेरे होते हैं वो कम होते हैं और पतले तार की जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर जो है इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या होता है कि पतले तार के फेरे अधिक होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में मोटे तार के फेरे जो होते हैं वो आपके कम होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इनमें एक को हम प्राथमिक कुंडली,
ठीक है। और दूसरी को हम द्वितीयक कुंडली, अभी मैंने बताया कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दो कुंडली होती हैं, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर इसमें भी प्राथमिक द्वितीयक कुंडली होती है। बस उच्चाई ट्रांसफार्मर की क्या बात होती है कि जो प्राथमिक कुंडली उच्चाई ट्रांसफार्मर की होती है इसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जिसमें कम फेरे होंगे तो मोटे तार के होंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। और अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तार के जो होते हैं वो जो है जो पतले तार होते हैं उसके फेरे अधिक होते हैं, और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के फेरे कम होते हैं। तो ये बात तो आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए हैं। अब देखिए आगे आपको क्या लिखना है, ये तो आपकी रचना हो गई। यहाँ पर हम आपको देखो कार्यविधि के बारे में बता देते हैं कि कार्यविधि में आपको क्या लिखना है। कार्यविधि में आप देखिए यहाँ पर दिए गए विद्युत वाहक बल के स्रोत को सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। विद्युत वाहक बल के स्रोत को हम किस में जोड़ते हैं, सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है और दूसरी बार दूसरी दिशा में, अतः क्रोड एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्रोड में क्या होता है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा का क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। क्योंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा चुंबकन होने से इस कुंडली को गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरक के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगा, कुंडली जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह द्वितीय कुंडली में, देखिए द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए निगमन करना पड़ेगा छोटा सा, आप उसको भले कम लिखिएगा लेकिन ये चीज़ आपको लिखना बहुत अनिवार्य है। इसमें क्या लिखना रहेगा, इसमें लिखना रहेगा कि माना कि प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी कुंडली में तार के फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कुंडली में NS है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB है। यह मानने पर चुंबकीय फ्लक्स का कोई क्षरण नहीं है होता, प्राथमिक एवं द्वितीयक के फेरे से बद्ध फ्लक्स समान होगा। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार आपको प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो आप जानते हो E = होता है N∇φ/Δt होता है। तो यहाँ पर चूंकि प्राथमिक कुंडली के लिए निकालने प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो EP बराबर माइनस का NP/∇φB/∇t हो जाएगा। तथा द्वितीय कुंडली में इसी प्रकार, क्योंकि द्वितीय कुंडली भी तो है इसी में ट्रांसफार्मर में, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे इसी सूत्र से। तो वहाँ पर ES कर देंगे और NS कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी द्वितीय कुंडली है यानी सेकेंडरी कुंडली, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी ES/EP = NS/NP। इस सूत्र का यूज करके आप जो है क्या करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। यहाँ पर आप सभी को पता है कि ES क्या है, द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। EP क्या है, प्राइमरी कुंडली का जो है विद्युत वाहक बल है। NS क्या है, जो है NS जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। NP क्या है, NP जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें और बताई गई हैं कि अगर प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध उपेक्षणीय हो और उसमें ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल ना हो, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के लगभग बराबर होगा। यानी EP का मान जो होगा वो लगभग VP के बराबर होगा। यदि द्वितीयक प्रतिपथ खुला हो तो द्वितीयक सिरों के बीच विभवांतर VS, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ES के बराबर हो जाएगा। और इन स्थितियों में जो हम ES इसके स्थान पर VS कर देंगे और जो EP है वो आपका VP हो जाएगा। यानी जो वैद्युत वाहक बल होता है वो विभवांतर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बराबर जो R लिखा गया है, जो ये R है, इस R को हम बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम परिणमन अनुपात बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो रेशियो होता है वो परिणमन अनुपात r कहलाता है। ठीक है, तो ये था भैया ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है कि अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कार्य
करता है। उसके बाद आपको आ जाना है रचना पर, इसके फिगर को देखना है। इसमें 2 कुंडलियाँ होती है, प्राथमिक और द्वितीयक होती हैं। ठीक है, ये आप सभी को जानना है। चित्र को समझना। उसके बाद यहाँ पर रचना आपके सामने देखो लिखी है, ये रचना आपकी हो गई। और कार्यविधि आपको, ये देखो मैंने यहाँ पर कार्यविधि जो है उपलब्ध करा दिया है, कार्यविधि भी आपके सामने लिखा हुआ है। और उसके पश्चात आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाना है, परिणाम अनुपात है कि जो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, इन दोनों का अनुपात जो है उस कुंडली में उपस्थित फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, जो है इसमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। बस आपको ट्रांसफार्मर में क्या होंगे भाई, पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये आज की जो क्लास है हमारी 4 मिनट की क्लास थी। इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी लोग जो है, उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसफार्मर अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें कुछ था ही नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि जो उच्चई ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है बताना रहेगा, द्वितीय कुंडली में। इसी प्रकार अपचयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक नया क्वेश्चन बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।